नमस्कार, सिविल लाइन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आप देख रहे हैं थिंक 360। सिविल लाइन्स में बात आज सिविल सोसाइटी से जुड़ी और पीयूसीएल की कर्मठ कार्यकर्ता रही कविता श्रीवास्तव से। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। पीयूसीएल में आपकी बड़ी भूमिका है, राज्य स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, और आप किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन दिलचस्पी ज़्यादातर लोगों की ये होगी कि आप सड़क पर कैसे उतरी, आंदोलनों में कैसे आपका जुड़ाव हुआ। तो मैं बता दूं, ये लंबी कहानी है क्योंकि मैं भी 60 वर्ष की हूँ, तो थोड़ा लंबा ही सवाल आपने पूछ लिया। लेकिन आरंभिक वर्ष बहुत ज़रूरी है शायद आपके दर्शकों को जानना। तो हमारे पेरेंट्स दोनों सेंट्रल सर्विसेज में थे। तो मेरा एक खुद की पैदाइश माउंट आबू में हुई और फिर वो लोग जयपुर आ गए क्योंकि हमारी बहनें जो एमजीडी स्कूल है वहाँ हॉस्टल में एक बेटी को भेजा, फिर दूसरी बेटी, हम लोग 5 बहनें। फिर उनको लगा कि अब कैसे भी जयपुर ही अब शिफ्ट हो जाए, अब एक को हॉस्टल में भेजना मुश्किल हो रहा है। तब इनकम भी छोटी कम होती थी। तो ये बहुत ही सौभाग्य रहा कि हमारे पिताजी का दफ्तर ही जयपुर शिफ्ट हो गया, क्योंकि शायद सब परिवारों में यही दिक्कत थी, अजमेर भेजो, जयपुर भेजो। सो हम लोग जयपुर आ गए। तो हमारी पढ़ाई एमजीडी स्कूल में हुई। सोफिया स्कूल में तो बचपन 5वीं तक माउंट आबू में। तो वहाँ पे जो फाउंडेशन था दैट वाज रियली गुड। वहाँ हमें म्यूज़िक को लेके बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन और कुछ इस तरीके के उसूल के जो आजकल है नहीं हम लोग के बच्चों के जीवन में, कि पढ़ाई अच्छी तो ठीक है लेकिन तुमने औरों के लिए अच्छा क्या किया। ये बचपन में ही स्कूल से हमें ये सारी शिक्षा मिली। और जब हम एमजीडी में आए तो एमजीडी में तो एक बिल्कुल नेशनल इंटीग्रेशन, तरह तरह के स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी इन उसूलों पे बहुत ज़ोर दिया गया और कलाओं पे बहुत ज़ोर दिया गया। तो वो जो एमजीडी में हमारे आरंभिक वर्ष और हमारी जो प्रिंसिपल थी मिस लूटर, वो तो ज़बरदस्त इंस्पिरेशन, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी औरतों को लीड किया था और इंडिया में वो आई थी, वो हमारी प्रिंसिपल थी। तो जो कुछ भी नाटक, कुछ भी पाखंड नहीं था, जो होता था स्कूल में बहुत ईमानदारी के साथ, जब हम लोग को चाहे वो स्कूल की असेंबली हो चाहे क्लास के अंदर हो, तो उस रूप से एक जीवन में ईमानदारी की भी सीख हुई। और ये कब सोशल वर्क का रुझान हो गया ये तो शायद बाद में ही समझ में आया, क्योंकि मेरी पूरी क्लास में मैं सिर्फ एक सोशल वर्कर हूँ। तो ये नहीं कि सभी को वो गुण सभी पे जा रहे थे, लेकिन व्यक्ति के अनुरूप भी लोग उसकी व्याख्या और उसको अपने अंदर अपना रहे थे, उसको अंगीकृत कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो मेन टर्निंग पॉइंट हुआ, ये सारी फाउंडेशन से जब निकले और हम कनोडिया कॉलेज में आए, तब हमको एक तरीके से एक मुक्ति, थिएटर जितना मर्जी आए करो, स्कूल में सब कुछ होता था लेकिन वो एक स्कूल के फ्रेमवर्क में। अब थिएटर जितना करना, आपको बैंड बनाना है, म्यूज़िक, हम लड़कियों ने मिलके एक म्यूज़िक बैंड बनाया, तो वो कनोडिया महिला महाविद्यालय तो लोग हमारे पे की मजाक बनाते थे, लेकिन हमने तो बहुत इन्जॉय किया क्योंकि फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांटेड। तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। जो वहाँ पे प्रिंसिपल थी मिस प्रभु, उनकी एडवाइज़र मिस तरवे, और हमारी जो और टीचर्स जो थी, जैसे डॉक्टर रेणुका पामेचा, डॉक्टर शारदा जैन, ये सब हमारी टीचर्स जो बाद में हमारी सहकर्मी आंदोलन की बनी, डॉक्टर नीरजा मिश्रा वगैरह। तो इन लोगों ने वो जो हमारे अंदर उसूल थे कुछ करने के लिए, एक आदर्श था, एक अच्छे समाज बनाने का आदर्श था। और औरत होने के नाते, हम घर में भी 5 बहनें, तो औरत होने के नाते जो जुल्म हमें समझ में, हमारे घर में तो सब बराबरी, हमारे पेरेंट्स ने कभी भी किसी को शादी की ज़बरदस्ती नहीं की और ये कहा बिल्कुल दहेज नहीं दिया जाएगा, हम लोग की शादियों में नहीं देते, हम उसूल पे करेंगे शादी चाहे जितना भी। तो वो सारे घर से जो मूल्य मिले, बाहर जो हमको मिले, वो
कॉलेज के आते आते कहीं ना कहीं वो कहीं धरातल पे उतरने लग गए। तो एक तरीके से महिला आंदोलन की शुरुआत मेरी कॉलेज से ही शुरू हो गई। आपका एक सती आंदोलन जब हुआ हाँ, था, वो तब तक तो मैं कामगार महिला बन गई थी, पर ये जो कॉलेज, जो 84 तक मैंने यूनिवर्सिटी ख़त्म किया, कॉलेज में ये महिलाओं के लिए खड़ा होना है, और एक्चुअली महिलाओं के लिए इतने गीत बना सकते हैं हम लोग, ये सारी बातें, स्ट्राइक क्या होती है पहली बार हम लोगों को समझ में आया कॉलेज में। और राजस्थान यूनिवर्सिटी विमेंस एसोसिएशन बन रहा था, तो उसकी मीटिंग होती थी, हम लोग भी जाने लग गए कि सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा सवाल। और फिर जब मैंने एमए ख़त्म किया, ये सारा दौर एमए तक चला, जब मैंने एमए ख़त्म किया तब अब कहाँ जाए, तो मेरे पिताजी को पूरी उम्मीद थी कि अब इस लड़की ने सोशियोलॉजी की है तो ये तो सब्जेक्ट आईएएस बनने का है। और हमारे टीचर्स को लग रहा था नहीं, ये तो एमफिल पीएचडी जेएनयू में भी मेरा हो गया था कि अब ये तो एमफिल पीएचडी करके शी शुड कम इन एकेडमिक्स। लेकिन एक नया कार्यक्रम उस वक्त महिलाओं का शुरू हुआ था, महिला विकास कार्यक्रम, साथिन प्रोग्राम जिसको हम मानते हैं, जिसमें गांव-गांव में पहली बार ग्रामीण औरतों के एक नेतृत्व की भूमिका, कि ग्रामीण औरतें मंच बना सकती हैं, औरतों को जोड़ सकती है, और औरतें वो सारे जो उनके बारे में जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं उसको तोड़ सकती है और बाहर निकल सकती है, वो भी लीडरशिप दे सकती है। तो ये वाला कार्यक्रम में मैंने अलग अलग जगह लोकेटेड था, एक तो सरकार के अंदर, एक जो राजस्थान प्रशिक्षण समिति थी, वहाँ सारे इदारे बने थे जो सारी ट्रेनिंग करेंगे, और हम लोग आईडीएस, मैंने जैसे ही एमए ख़त्म किया, आई जॉइंड आईडीएस विकास अध्ययन संस्था, जहाँ मैंने 10 साल नौकरी करी, आई वॉज अ लेक्चरर देयर। और वहाँ पे हम लोगों ने, शुरू में तो रिसर्च असिस्टेंट ही थी, वहाँ पे हमें सतत मूल्यांकन करना था, और साथ साथ हम लोग महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना कर रहे थे। तो एक तरफ महिला आंदोलन, एक तरफ महिला अध्ययन, दूसरे विकास अध्ययन केंद्र, हाँ, के अंदर विकास अध्ययन केंद्र में हमने फाउंडेशन, महिला अध्ययन केंद्र का हमने उसकी स्थापना उसमें की, कि महिला दृष्टिकोण से कैसे आप ज्ञान सृजन करेंगे महिलाओं की दृष्टिकोण से, क्योंकि महिला कहीं है ही नहीं, कोई पुस्तक में नहीं है। तो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि मेरी जीवन की शुरुआत कॉलेज से, एक आंदोलनात्मक पक्ष जो जाके अध्ययन में 1984, और आंदोलन तो साथ रहा ही, साथिन कार्यक्रम में, ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं, बहुत कुछ समझ में आया। जैसे एक औरत केवल एक मैरिड अनमैरिड नहीं है, या विडो डाइवोर्सी और अनमैरिड नहीं है, एक औरत और नॉर्मल जो मैंने पति भी है, 2 बच्चे भी, हमने जो एक सर्वे किया हमने औरत की पहचान का, तो सर्वे में इस तरह निकला 8 पहचानें निकल गई। एक तो मान लीजिए जिसका पति नहीं है, हाँ, जिसने छोड़ दिया, मैंने जिसका पति मर गया, जिसको हम विधवा बोलते हैं, जो कि एक पेजोरेटिव है, एक बुरे उसमें भी देखा जाता है। फिर गांव में कहते छोड़ी हुई, जिसका पति ने उसको, जो परित्यक्ता है, हाँ। फिर तीसरा अनमैरिड, तो कोई था ही नहीं, कोई बच्चियां हुई होंगी, तो हमने तो शादी की नहीं थी, तो हमारे बहुत ही अजूबे ढंग से हम हमारी तरफ देखा करते थे। चलिए हम कुछ इक्का दुक्का मान लीजिए वो है या नहीं है, लेकिन वो एक कैटेगरी। लेकिन उसके बाद नाते वाली, जिसके केवल भाटे ही भाटे जड़ दिए, जिसकी बेटियां ही बेटियां होगी, वो एक पहचान होगी। फिर पहली दूसरी, वो एक पहचान हो गई। फिर वो जो एक 7वीं 8वीं, वो जो एक नॉर्मल औरत, जिसके बेटा भी है, जिसका पति भी जीवित है, और कोई दूसरी नहीं है। मैंने 8 कैटेगरीज को तो आपको आपके पहचाने, आइडेंटिफाई किया। हाँ, तो हमने कहा ये तो कोई बुक में नहीं है, तो किसी किताब में नहीं है, ये इस तरह की नॉलेज। या जैसे औरतें सीधा पूछा करती थी, ठीक है, हमने अपने जीवन में हमने निर्णय लेने शुरू कर लिए,
हम तय कर लेंगी कि हमें यहाँ रहना है, वहाँ रहना है, हम तय कर लेंगी कि हम आज घर में ये करेंगी। क्योंकि औरतें रोया करती थी कि मुझे लड्डू नहीं दिए जब मैं प्रेग्नेंट थी, उसी में आज तक उनकी याददाश्त। तब वो कहने लग गई औरतें, आप तो हमें वो समाज बताइए जहाँ पे क्या ये आज़ादियाँ भी मिलती कि आज हमें खाने बनाने का मन नहीं है तो क्या कभी कोई औरत छोड़ सकती है? आज हमें कपड़े धोने का मन नहीं है, क्या कोई औरत छोड़ सकती है? कि जो बच्चे को पालने का आज दिल नहीं है वो छोड़ सकती हैं? ऐसा तो कोई समाज ही नहीं है जहाँ पे ये तो औरतें उस कुछ कामों से वो उनको लगता था कि क्या ये काम थोड़े समय के लिए छोड़ के क्या मैं सत्संग में चली जाऊं, माने वो ज्ञान वाला सत्संग मैं चली जाऊं, अपनी पसंद का कोई काम करूं क्या? क्योंकि जब हम लोग उनको साथन की ट्रेनिंग देते कहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं क्या? घर हम छोड़ भी सकते हैं क्या? हम ऐसे मेट को एक्चुअली बोल सकते हैं क्या? क्योंकि तब अकाल राहत कार्य, मेट को हम एक्चुअली कह सकते हैं कि भाई तुमने हमारी नपती सही नहीं की, तुम हमें सही मजदूरी नहीं दे रहे हो। या क्या हम कह सकते हैं कि डाकन डायन तो कोई होती नहीं है क्योंकि सारी औरतों के ही ऊपर डाकन डायन क्या? हाँ, और ये बाल विवाह वाला सवाल तो ओहो गले की घंटी। उसी वक्त एक घटना हुई बाल विवाह रोकने की वजह से, आपकी एक साथी भंवरी देवी भटेल, उनके साथ गैंगरेप होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। उस वक्त मैंने कविता जी का एक रूप देखा था सड़क पर, और बिल्कुल आक्रामक मुद्रा में। उसके पहले तो सती मैं बताना चाहूंगी, तो ये मैंने आपको 85 86 तक की बात बताई, जो शुरुआती दौर था। हम ज्ञान भी सृजन कर रहे हैं। हमारे लिए जनरली ये होता है कि पहला सवाल आपका महिला अध्ययन में होता है कि आप कैसा ज्ञान सृजन करें। हमने कहा नहीं, हमारी पद्धति क्या होगी, क्योंकि उस वक्त जानते ही नहीं थे कोई, तो इस कार्यक्रम के जरिए हमारी पद्धति। तो 86 में एक्चुअली ये समझना होगा, 85 में 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो उसका क्लोजिंग 85 में था। तो अरुणा रॉय को केन्या का, जो हमारी सबकी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो हमारी नेतृत्व भी जिन्होंने हमें दिया है, टीचर भी रही हैं, गुरु भी, तो उनको केन्या जाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक की उपलब्धि में मैं अकेले जाऊंगी नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक की उपलब्धियां क्या है नहीं है, हम यहाँ राजस्थान में तिलोनिया में करेंगे। वो एक मैं आप बता नहीं सकती हूँ, जहाँ पे 800 औरतें पहुंची और उन्होंने सत्रों में बैठी। क्या औरतें सत्र में बैठ के डिस्कस भी कर सकती हैं कि कैसा काम मिलना चाहिए, उनकी शरीर रो जानकारी, क्या उनको वो ज्ञान के बारे में चर्चा कर सकते हैं, अपनी माहवारी के बारे में, अपने बच्चे जनने के हक के बारे में। वो जो एक जबरदस्त 1985 एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग के लिए की पहली नींव, एक तरीके से। हाँ, वो जो नींव और गहरी हुई, नींव तो शुरू हो गई थी 84 से भी पहले, 79 से, लेकिन जब एंटी रेप मूवमेंट, लेकिन वो शहरी था। लेकिन यहाँ ग्रामीण औरतों का एक आंदोलन की शुरुआत जो अरुणा रॉय ने नेतृत्व लिया। 86 में शाहबानो का जजमेंट आया, जिसमें औरत तो मुसलमान औरतों के हक, हम लोग सब अपने दड़बों में भी हैं, अपने पर्सनल लॉज के दड़बों में। तो जब शाहबानो का हक छीना गया तो हमने कहा कि भाई हम लोग तब तक बलात्कार के लिए खड़े हो रहे थे। और एक और मैं आपको बताऊं, पहली रैली जो मैंने की थी वो इंदिरा विश्नोई के मामले में 84 में, राम सिंह विश्नोई उनके की हाँ, और वो अपना बाल विवाह छोड़ना चाह रही थी और वो हम लोगों के पास आई। मैं तो बहुत जूनियर थी, लेकिन हमारे कुछ सीनियर्स के पास, भागीरथ विश्नोई से उनकी शादी हुई थी। हाँ, तो वो उस विवाह को नहीं स्वीकार करना चाह रही थी और वो एक नया विवाह करना चाह रही थी। तो उसमें हम लोगों ने रैली निकाली, तो एक सबने कहा अरे विश्नोई समाज के पीछे पड़ गए। हमने कहा नहीं, एक औरत किस जात के क्या है, उसको हक है कि वो पति के पास न जाए। फिर ये 85 का दौर आया, फिर
86 में शाह बानू, तो हमने कहा भाई जैसे हम वहाँ खड़े हुए थे यहाँ, तो यहाँ हमारी मुसलमान दोस्त आगे आई, हम लोग हमने उसको देखा भी नहीं उस रूप में। एक औरत का राइट छीना गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया और पार्लियामेंट ने उसको रिवर्स किया, तो हम लोग उसके लिए निकले। और फिर हो गया सती, और ये मत सोचिए ये कोई पहली सती थी, ये राजस्थान की 26वीं सती थी, रूप कंवर देवराला, 1987 सितंबर 4। ये 26वीं 26 सती राजस्थान की, और देश भर की 42nd सती सिंस इंडिपेंडेंस, जो आंकड़ा। इसके पहले ओम कंवर की हो गई थी 1981 में झाड़ली से। तो और उसके बाद हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये हुआ तो हम लोग को बहुत, वी वर शॉक्ड। हमने कहा आज के युग में ऐसे नहीं हो सकता, और वो भी 19 वर्ष की रूप कंवर, जिसने कॉन्वेंट में पढ़ाई की, हम लोग की जैसी थी, मध्यम वर्ग, पेरेंट्स ट्रांसपोर्टर्स थे, और उसकी इस तरीके से ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम लोगों ने तब हम लोग मिले, तो हमारी 5, 7, 10 लोग, मिस प्रभु जो हेमलता प्रभु जो कनोडिया कॉलेज की और स्थापना तब तक रिटायर हो गई थी, तो उन्हीं के घर मीटिंग प्लेस था। तो सब ने कहा भाई ये सब महिलाओं का मुद्दा है, ये हमें इसको राजपूत वर्सेस अदर नहीं बनाना चाहिए। अगर हम इस रूप में महिला आंदोलन खड़ा हो सकता है, तब तो हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए। तो ये चैलेंज था, क्योंकि हर आर्ग्यूमेंट हम लोगों को वो एंटी राजपूत दिखाना चाहते थे, और जो बना प्रो सती आंदोलन, वो शुरू में तो सती धर्म रक्षा समिति, बाद में सती भी ड्रॉप कर लिया, धर्म रक्षा समिति। तो हम लोग सब धर्म विरोधी होने वाले थे। तो हमने, हमारा एक बड़ा सिंपल सा नारा था, सवाल है नारी की पहचान का, सवाल है नारी के सम्मान का, ये पैमाना है। क्या सती हमारी पहचान है? नो। क्या मैं वाकई सम्मान्य दर्जा मिल जाएगा अगर मैं अपने पति को के साथ बैठ के जला दी जाऊंगी जिंदा, तो क्या मेरा सम्मान उठ जाएगा? नो। तो ये हमने फ्रेमवर्क चेंज किया, और हम लोगों ने रैली निकाली, और उस दिन हम लोग स्टैचू सर्कल, वो जो वन धारा तब भी 140 होती थी, 44 लगती थी, हम लोग तोड़ के उसको अंदर गए। और आपको विश्वास नहीं होगा, हरिदेव जोशी थे चीफ मिनिस्टर, उस दिन सन्नाटा, कोई नहीं मिला सेक्रेटेरिएट में, ना होम मिनिस्टर, ना चीफ सेक्रेटरी, ना होम सेक्रेटरी, कोई नहीं मिला। तो हमारे बीच में कुछ लोग थे, डॉक्टर लाट कुमारी जैन, रेणुका पामेजा, मधु सेठिया, उन लोगों ने कहा देखो अदालत बगल में, लेट अस गो। तो हम लोग, कुछ लोग गए, और एक छोटे से कागज में साइन करके हम लोगों ने डाला कि ये चुनरी महोत्सव तो रोका जाए, जो 13 तारीख को होना, 13वें पे होना था। हमने कहा इसको तो रोका जाए। तो हम लोगों ने एक डाल दी रेट। फिर तो जो कोर्ट का 2 दिन बाद जो एक पूरा माहौल था, डरावने वाला था, लेकिन ये लगातार चलता रहा। वो लड़ाई में हमने कहा शास्त्रार्थ करिए। फिर धर्म रक्षा समिति ने 70,000 लोगों को उतारा, कुछ औरतें भी थी तलवार लेके, हम लोगों ने भी, फिर तब 5,000 औरतों को, और हमने विरोध हुआ, और उस विरोध के बाद में कानून आया। हाँ, कानून आया। राजस्थान में तो तुरंत ऑर्डिनेंस आ गया, लेकिन क्योंकि राजीव गांधी सरकार की भी इतनी भद्द पिटी, तो उनको भी लाना था। तो कमीशन फॉर द सती प्रिवेंशन एक्ट आया 1987 का। तो वो कानून आज तक, तो उसके बाद हम लोगों ने कहा, तय कर लिया था कि मंदिर नहीं बनने देंगे वहाँ पे देवराला में। तो हम रेगुलर मॉनिटरिंग, और ये जितने भी बड़े बड़े, जैसे एक्चुअली जो मूल झुंझुनू का जो रानी सती मंदिर है, उसके नाम से तो छुट्टी होती थी, रानी सती मेले के नाम। एग्जैक्टली। और 250 मंदिर हैं पूरे देश में। तो वो जो मेला भरता था, और रानी सती का महिमा मंडन, तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या था? आखिर 175 साल पहले राजा राममोहन रॉय ने सती का मुद्दा उठाया, हमने क्या उठाया? हमारा था कि सती का महिमा मंडन से औरत और नीचे गिरेगी, सती का महिमा मंडन से औरत का सम्मान या औरत की पहचान नहीं बनेगी। तो हमने जो कानून में जो हमारा कंट्रीब्यूशन था,
लॉ मेकिंग में, इट वाज ऑन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ सती। इसीलिए कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट में पूरा सेक्शन है ऑन ग्लोरिफिकेशन। तो जो जिसमें आप मंदिर नहीं बढ़ा सकते, आप इस तरह की पूजा नहीं कर सकते। तभी रानी सती मंदिर वालों ने फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सारे गए सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद ये ज़रूर बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जैसे हर सती केस में आप वो 26 सती मामले देख लें, हमने तो पुराने रिकॉर्ड निकाले, सब में देखा कि जो देवर आगे देता है उसको तो जुवेनाइल डिक्लेयर कर लेते हैं, तो उसका तो जुवेनाइल कोर्ट में चलता है और वो बरी हो जाते हैं और सारे छूट जाते हैं, चाहे वो ओम कंवर, क्योंकि झाड़ली का भी हमने निकाल के देखा, वो तो बहुत ही छोटी थी, वो तो 15 वर्ष की थी ओम कंवर, यहाँ तो ये 19 वर्ष की थी। तो उसमें सब बरी हो गए। उसमें अपील राजस्थान सरकार ने रिफ्यूज़ किया, वसुंधरा राजे सरकार ने रिफ्यूज़ किया। खैर जो सती महिमा मंडन के मामले थे उसमें चाहे राजेंद्र सिंह राठौर हो, इन लोगों के भी नाम थे, दीपेंद्र सिंह शेखावत हो, इन लोगों के भी नाम थे, खैर वो तो सब बरी हुए। लेकिन हम लोगों ने कहा अपील तो हमें करने दीजिए, अपील तो हमें करने दीजिए, पर वो मानी नहीं। फिर हमने रिट लगाया कि रिट के ज़रिए अपील हो जाए, वो भी नहीं हुआ। तो ये बहुत ही हम क्या कहेंगे, एक कानून को कानून उस बात को उसके परिणति तक न ले जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाना ज़रूरी था उस मसले में तय करने के लिए। तो क्या वो यूं ही मर गई, क्या उसको यूं ही धक्का दे दिया? लेकिन एक सक्सेस तो मान ही सकते हैं कि आपके आंदोलन के बाद में सती राजस्थान में रुक गई, महिमा मंडन रुक गया, वो और रुक गई। छुट्टी मिलती थी जिला प्रशासन की तरफ से झुंझुनू में, यहाँ तक कि झुंझुनू जिले में 2-3 जगह मेले भरते थे, बड़े बड़े मेले, पूरा थोई इलाके में 9 बड़े बड़े सती मेले। उसके बाद आता है भंवरी देवी आंदोलन, भटेरी में बाल विवाह रोकती है। और हाँ, तो देखिए, तो 87 के बाद पॉलिटिक्स इवन इंडिया की बदलने लग गई और मंदिर आंदोलन शुरू हुआ पहली बार हमने रायट देखा, हमने तो सुना ही सुना था, वो दुर्भाग्यजनक स्थिति 89 में जो शिला पूजन के दौरान, तब हम लोगों ने एक और काम सीखा उसके साथ, फैक्ट फाइंडिंग, कैसे तथ्यान्वेषण किया जाए, कैसे, और वो पीयूसीएल के लिए हम लोगों ने किया। तब तक हम पीयूसीएल के मेंबर नहीं बने थे, लेकिन पीयूसीएल के लिए हम लोग काम करने लग गए थे। पीयूसीएल से जुड़ाव, हाँ, जो ये मानवाधिकार संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, जो जेल के अंदर इमरजेंसी के दौरान जब पूरे ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया था, तब जयप्रकाश नारायण ने बनाया था, जिसकी मिस प्रभु यहाँ कमान संभाले हुई थी, वो महासचिव थी। तो हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग की। तो हमें तब मैंने वो क्यों ज़रूरी है बताना, क्योंकि हमने वो दहशत शहर में औरतों में पहली बार देखी। और हम लोग क्योंकि औरतों के साथ, तो हमने कहा देखे, युद्ध और एक रायट दंगा बराबर है, उसमें औरत को झेलना पड़ता है, औरत को अपनी सुरक्षा, औरत को पुरुष, एक्चुअली क्या होता है, पुरुष तो सब बाहर हो जाते हैं घरों से, औरतों को बंद कर देते हैं। तो जो लड़ के हम लोग बाहर निकलते हैं, एक दहशत के माहौल में यही होता है ना, औरत को सुरक्षित रखो, औरत उस वक्त एक प्रॉपर्टी सी बन जाती है, सबको डर लगता है उसको अंदर। तो हम लोगों को लगा कि सौहार्द पूर्ण जीवन ही औरतों का ध्येय है। एक औरत लोकतंत्र में अगर सौहार्द, ये समझ हमें 89 और फिर 90 राइट्स, जिसमें 54 लोग जयपुर में कत्ल हुआ, 54 इंसानों का कत्ल हुआ, जो हमारे लिए, तब तो हमने मैसिव काम किया, रिलीफ का हो, लेकिन वही सारी चीज़ें, बलात्कार होता है औरत के साथ, और हिंदू मुसलमान, आप एक इंसान को हिंदू मुसलमान में बंटवारा नहीं कर सकते, आप लाशों को नहीं बंटवारा कर सकते, आप औरत के बलात्कार का नहीं बंटवारा कर सकते, एक औरत के साथ बलात्कार। तो हम लोगों के लिए सौहार्द बहुत ही एक ज़रूरी, पीस, व्हाट इज़ पीस, ये हमने तब सीखा, क्योंकि हम सब कहते थे महिला आंदोलन इज़ अ पीस मूवमेंट, वो हमें समझ इस दौरान निकल के आई, दैट वाज वेरी बिग लर्निंग। तो हम लोग घुसे भी उस पूरे प्रोसेस में, जो कमीशन बने थे उसमें भी। लेकिन यस, जो भंवरी देवी वाली बात, तो मुझे ये बताने में बहुत फक्र है कि भंवरी देवी एक तरीके से राजस्थान में पायनियर है।
वो नींव है जिसने चुप्पी तोड़ी बलात्कार को लेके, और एक पूरा समाज, आप तो बहुत अच्छे से वाकिफ है, डिनाई करता, इनकार करता कि बलात्कार तो होता ही नहीं है, वो तो झूठ बोलती है। क्योंकि बलात्कार एक ऐसा क्राइम है जिसमें, क्योंकि एक सेक्सुअल क्राइम है, क्योंकि औरत के शरीर के साथ, तो गिल्ट किसके ऊपर होगा? बर्डन औरत को ही झेलना पड़ता है कि तू ही ऐसी रही होगी। तो एक तो उसको इतनी बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया, और दूसरी तरफ उसके शरीर को इस तरीके से आप लोग, जो बलात्कारी है उसने उसके साथ खिलवाड़ किया, और उसके बाद ज़बरदस्ती की, और उसके बाद औरत के ऊपर, क्योंकि वो पूरा ये थी कि बाल विवाह रोकने की, और वो, हाँ बिल्कुल, और वो तो इसमें जो भंवरी देवी के साथ हुआ वो बहुत ज़रूरी, जो पॉइंट आपने बोला, क्या किया भंवरी देवी ने? राजस्थान सरकार का सर्कुलर निकला होम सेक्रेटरी के जरिए कि बाल विवाह, सब साथियों को बोलो बाल विवाह रोके। तो वो तो राजस्थान सरकार की मानदेय कार्यकर्ता, क्या रुपया मिल रहा था उस वक्त उसको? 250 रुपये की मानदेय कार्यकर्ता। लेकिन उसने जुनूनी ढंग से जब देखा गांव के एक बहुत क्या बोले, शक्तिशाली परिवार, शक्तिशाली जाति, मेजॉरिटी जाति का एक बच्चा तो 9 महीने का, और एक 14 साल की लड़की, एक बच्ची 9 महीने की और लड़की 14 साल की, इकट्ठे शादी, जिससे शादी हो रही है पड़ोस के गांव, वो भी 9 महीने का लड़का। तो वो लोग दोनों गांव में गए, और बहुत कभी ये 9 महीने का तो बिल्कुल क्या हाल, वो जब गए थे तो वो उसको खुद को पता नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई एहसास नहीं, वो तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, उसने और उसकी प्रचेता ने रोकने की, एक समझाइश के जरिए। फिर जब हुआ नहीं तो उसकी प्रचेता ने लिख के दे दिया, अभी यहाँ भी हो रही है शादी, वहाँ भी, पूरे जयपुर के लिए दिया, बस्सी थाने में पूरा मामला चला, नहीं पूरे जयपुर के लिए एक लिस्ट दी थी। भंवरी ने नहीं रोका, भंवरी ने पुलिस नहीं बुलाया, ये बहुत जरूरी है जानना। पुलिस तो कलेक्टर ने भेजी एसडीएम के जरिए, और प्रचेता की रिपोर्ट में भेजी, हाँ, जो उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को दी। तो अब जब गांव में पुलिस आई तो बिल्कुल शादी होने से पहले आई, तो शादी तो दूसरे छत में होगी, वो तो रोकेगी नहीं शादी। और यहाँ इनकी मूंछ कट गई, जो शक्तिशाली समाज था उनकी मूंछ कट गई। तो उन्होंने कहा एक ही व्यक्ति है जिसने ये किया होगा, तो उनको पकड़ना था, एसडीएम को पकड़ना था, थाने को। उन्होंने भंवरी को पकड़ा। तो पहले तो भंवरी को बहुत तंग किया उन्होंने, उसका सोशल बॉयकॉट किया एक तरीके से। गांव में कोई, वो एक मटकी, कुम्हार परिवार की थी, मटकी बनाती, कोई नहीं खरीदेगा। जो दूध बेचती थी, कोई नहीं दूध खरीदेगा। तो एक तो एकदम ही, और 200-250 रुपए में बच्चों को पालना, और पति का तो एकदम ही बैठ गया सारा। और वो एक कुमार परिवार, देखिए एक ही कुमार परिवार उस गांव में। और फिर 6 महीने, फिर जो साथिन, प्रचेता, अन्य लोग, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सब गए समझाइश करने उस शक्तिशाली परिवार से कि आप गुस्सा मत होइए, लेकिन वो माने ही नहीं। और फिर 22 सितंबर 1992 को करीब 6 महीने बाद भंवरी का पति के सामने 5 लोगों ने बलात्कार किया। और अब जो आगे की कहानी, बिल्कुल ही शी वाज शेकन, उसके हस्बैंड ऑल्सो। तो जब भंवरी गांव में आए, जो लोग उसको बहुत मानते थे गांव में, उनको उसने बोला कि मेरे साथ ये हुआ। उन्होंने कहा हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप तो जाइए अपने डिपार्टमेंट। लेकिन उसका 1-2 साल पहले जब मैंने गंगलियो मीनो ने कोशिश की थी एक राणा समाज की महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी, तब तो पूरा गांव आया, तब भंवरी ने वो आंदोलन लीड किया था। आज मेरे साथ क्यों नहीं? उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते, वो बहुत शक्तिशाली है जिन्होंने तुम्हारे साथ ये काम। तो फिर अगले दिन भंवरी एफआईआर दर्ज, क्योंकि शाम तो हो ही गई थी। अगले दिन, अब आपको विश्वास नहीं होगा, इस केस में जानना ज़रूरी है कि बलात्कार के लगभग 24 घंटे के अंदर तो एफआईआर दर्ज हुई। क्योंकि जो एफआईआर दर्ज जब कराने गई तो वो उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं डीवाईएसपी, मैडम आप जानते हैं बलात्कार क्या होता है? देखिए, एक औरत से ये पूछा जा रहा है। फिर मेडिकल के लिए उनको जयपुर लाया गया, क्योंकि वहाँ बस्सी थाने में दर्ज हुआ, तो बस्सी सीएचसी में एक पुरुष था डॉक्टर, तो भंवरी ने मना कर दिया, तो उसको जयपुर लाए।
तो जयपुर में 5 साढ़े 5 बजे तक आ गए थे। तो यहाँ बस लिख के तो देना था एसडीएम को, लेकिन इतना ज़्यादा आप वो सोच सकते हो शक्तिशाली परिवार कि वो एसडीएम ने कह दिया नहीं नहीं मेरा तो दफ्तर अब बंद हो गया, अब कल आना। तो रात भर उसको महिला थाने में रखा। उनको लगा कि रात भर हम इसको कन्विंस किसी तरीके से कोशिश करेंगे। उसको बहुत सताया थाने में। खैर उसके बाद अगले दिन जब गई तो एसडीएम ने लिख के दिया। तो जब डॉक्टर के पास गए, एसएमएस में जांच किया, डॉक्टर ने कहा ये तो एज की जांच के बारे में लिखा है, रेप के बारे में। तो वापस गए तो आपको विश्वास नहीं होगा 52 घंटे में 24 तारीख को जब शाम को जाके हुआ, तब तक 52 घंटे रात में जाके हुआ गुजर गए थे और बलात्कार के। तो क्या मिला होगा उनको। और उसके बाद भंवरी को बोलते कि अब तुम्हें ये घाघरा बस्सी थाने में छोड़ना होगा। तो आप कोई दूसरा घाघरा तो दीजिए। बस्सी थाने जाते तो वो घाघरा ले लेते। मैंने आप देखिए कितनी बेइज्जती। क्या पहने वो अपने, उसका पति अपनी वो छोटी सी पगड़ी निकाल के फिर वो जाते हैं किसी दूसरी साथिन के घर 4-5 किलोमीटर, वहाँ घाघरा लेते। तो वहाँ से वो लड़ाई पूरी शुरू हुई, जो अन्याय, क्योंकि मानने कोई नहीं तैयार। और फिर पूरा समाज कह रहा है, पुलिस कह रही है, स्थानीय पुलिस कह रही है तो झूठ बोल रही है, स्थानीय पुलिस उसका बयान चौराहे पे ले रही है। तो सीआईडी-सीबी को जांच हम लोगों ने आंदोलन करके दी। तो सीआईडी-सीबी भी उसी तरीके से फिर बहुत बड़ा आंदोलन किया और सीबीआई को जांच दी गई। पर सीबीआई भी इसी तरीके से भंवरी के विरोध में 9 बार सीबीआई ने बयान ले लिए, तब भी भंवरी कन्विंस ही नहीं हो रहे। तब हम लोग दिल्ली गए, मार्गरेट आल्वा तब सीबीआई मिनिस्टर थी। हमने कहा व्हाट इज दिस, आप या तो एफआईआर लगाइए ताकि हम लड़ाई लड़ सके। जब उन्होंने भंवरी को सुना, सारे लोगों ने, सीबीआई डायरेक्टर बिल्कुल बहुत चक्के रह गए थे, नहीं अभी हम फाइनल जांच के लिए किसी को भेजते हैं। फिर जाके चालान हुआ, फिर जाके अरेस्ट में भी फिर 6 महीने लगाए उन्होंने। और लेकिन आपको पता है कि हालांकि भंवरी का स्टेटमेंट जबरदस्त था, लेकिन 1995 में सारे बरी हो गए। 15 नवंबर 1995 सब बरी हो गए। और ऑन व्हाट ग्राउंड, किस आधार पे? जाति और उम्र कि बुढ़े बलात्कार नहीं कर सकते, चाचा भतीजा, हाँ चाचा भतीजा साथ बलात्कार नहीं कर सकता। गैंग, क्योंकि 2 जाति के लोगों का गैंग था, मिश्रित जाति का गैंग बनता ही नहीं। और गैंग रेप तो सुना ही नहीं, वो तो गांव में होता ही नहीं, रेप ही नहीं होता है। तो इस तरीके के ग्राउंड पे छोड़ दिया। आपको विश्वास नहीं होगा, 2 बातें मुझे कहनी है इसको कंक्लूड करने में। एक तो 15 दिसंबर को हम लोगों ने रैली निकाली और हमने कहा कि ये जजमेंट सही नहीं है, हम अपील में तो जाएंगे, ये जजमेंट सही नहीं है, भंवरी झूठी नहीं है। तो 1 महीने बाद जनवरी में जो शक्तिशाली पक्ष है उन्होंने निकाली रैली और भंवरी को गाली देते हुए, झूठी है करते हुए, क्या गंदी रैली निकाली। और यहाँ तक कहा कि चौपड़ पे भंवरी को सूली पे चढ़ा देना चाहिए, ऐसी झूठी औरत आ गई। तो वो आंदोलन एक तरीके से हम लोगों ने जब रैली की तब हमने जस्टिस कृष्णा अय्यर को बुलाया और उस दिन 8 औरतें जिनके साथ बलात्कार हुआ था और न्याय नहीं मिला था खड़ी हुई थी स्टेज पे। और वो जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, बलात्कार का पूरी चुप्पी, और हमारे नारे भी बदल गए। मूंछ कटी किसकी? भंवरी की नहीं, बद्री गुजर की, ग्यारसा गुजर की नाम लेके। और बस्सी की कटी जो न्याय के साथ नहीं खड़ी। मूंछ कटी किसकी? राजस्थान सरकार की, बस्सी की, राजस्थान पुलिस की, भंवरी की नहीं मूंछ कटी। भंवरी के साथ कुछ, तो हमने परिवर्तन भी किया। तो एक तरफ तो आंदोलन, एंटी रेप मूवमेंट पूरे देश में बना, देश भर से लोग आए हैं भंवरी को मिलने और उसको बुलाया गया और एक प्रेरणा स्रोत हुई। लेकिन भंवरी आज दिन तक निर्णय और न्याय के लिए इंतजार में। ये लड़ाई बहुत लंबी है, इस पर नहीं तो हाईकोर्ट में चला गया मसला। कब हुआ था रेप? 1992 22 सितंबर। और अब हम कहाँ खड़े हुए? 2022 भी खत्म हो, 30 साल निकल गए हैं। और कितने सालों से हमारे हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है? 1996 में हाईकोर्ट में
एक्सेप्ट हो गया था। 96 से आज की तारीख से आप गिन लीजिए, 26 साल से ऊपर तो हाई कोर्ट में ही पड़ा हुआ है। ये कोई तरीका है? जब हमने निर्भय के टाइम देखा, हमने कहा कितनी इस तरह की अपीलें पड़ी हुई हैं, मैंने 2012-13 में, तब हमने देखा कि भंवरी की तो 96 की, तब 89 और 90 की अपीलें चल रही थी। तो कब आएगा भंवरी का मामला? तो भंवरी क्या बोलती है, 5 में से 4 अक्यूज्ड दुनिया से चले गए और 1 जीवित है। तो भंवरी कहती है सरकार की अदालत में तो न्याय नहीं है, भगवान की अदालत में न्याय है। देखो, और उस लड़ाई को आपने बड़ी आवाज हम लोग सब ने मिलके, मतलब मैं तो बिल्कुल, लेकिन हमारा जो हमें कहना चाहिए, महिला आंदोलन का एक सामूहिक स्वरूप। और भंवरी का पति, अगर भंवरी का पति उसको हौसला अफजाई करने के लिए नहीं होता, हम लोग का सपोर्ट नहीं मिलता, मैंने ये यूं ही भंवरी नहीं बनी है, एक परिवार के कारण बनी है, अपना तो था ही, और एक पूरा आंदोलन जो उसके साथ आज भी खड़ा है। और मुझे लगता है, मुझे गर्व है कि मैं उस महिला आंदोलन की हिस्सा हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं भंवरी देवी के इस आंदोलन में कुछ कर पाई। आपने खूब सारे आंदोलन किए बिल्कुल हैं। बिल्कुल। 1962 में आपका जन्म होता है और बात हमारी भंवरी देवी के आंदोलन तक हुई है। आगे की जो लड़ाई है उस पर भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल। फिलहाल वक्त सीमा नहीं दे रहा। तो ये था सिविल लाइंस, और सिविल लाइंस में आज बात हो रही थी कविता श्रीवास्तव से। आप देख रहे हैं थिंक 360।